गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन सबसे पहले इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम एक संरचनात्मक व क्रियात्मक यूनिट है इकोलॉजी की, जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है उनके मध्य इंटरेक्शन के द्वारा इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक होल कम्युनिटी जो होती है जिसमें कि प्लांट और एनिमल्स एक साथ रहते हैं उसे इकोसिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट जो एरिया होता है जिसमें कि जो पेड़ रहते हैं, एनिमल रहते हैं, उनके द्वारा इकोसिस्टम का फॉर्मेशन किया जाता है। ये जो शब्द है इकोसिस्टम सबसे पहले 1935 में एजी टेंसले द्वारा दिया गया था। टेंसले के द्वारा इकोसिस्टम जो है वो ऑर्गेनिज्म द्वारा निर्मित इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के साथ जो रिलेशन होता है उसको स्टेबल करता है, इक्विलिब्रिटी दिलाता है। जबकि ऑडम कहते हैं कि ये एक फंक्शनल यूनिट है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के जो इन्वायरमेंट है उससे इंटरेक्ट करता है। नेक्स्ट, इम्यूनिटी इज़ अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कंजक्शन विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट। ये एक इकोसिस्टम एक कम्युनिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कि अपने नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ एक इन्वायरमेंट में एडजस्ट होता है या इंटरेक्ट करता है सिस्टम के साथ। द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट आर लिंक टुगेदर। बायोटिक और एबायोटिक का मतलब ये है, बायोटिक जो जितने भी जीव हैं वो सब बायोटिक में आते हैं और एबायोटिक में जो फिजिकल केमिकल कंपोनेंट है वो एबायोटिक में आते हैं। लिव लिंक टुगेदर, ये दोनों हम जो है अपने आसपास के वातावरण के बहुत ही ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं और ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जो कि एक दूसरे को न्यूट्रिएंट साइकिल और एनर्जी फ्लो का काम करते हैं। एनर्जी एंटर्स द सिस्टम थ्रू द फोटोसिंथेसिस। अब किसी भी सिस्टम में एनर्जी कहाँ से आती है? ये सूर्य से प्राप्त होती है हमें ऊर्जा। ऊर्जा का सबसे बड़ा और स्रोत जो है वो सूर्य ही है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना जो फूड बनाते हैं उसको स्टोर कर रखते हैं एनर्जी के रूप में। एक स्ट्रक्चर बताया गया फ्लो डायग्राम के रूप में जिसमें कि जो इकोसिस्टम है वो लिविंग और नॉन लिविंग में या बायोटिक और एबायोटिक में कंपोनेंट में डिवाइडेड है। अब जो बायोटिक कंपोनेंट है उसको अलग फर्दर डिवाइड किया गया है जिसमें प्रोड्यूसर है, कंपोजर है और डिकम्पोजर है। जबकि नॉन लिविंग में फिजिकल और केमिकल कंपोनेंट आते हैं। अब यहाँ पे जो कंज्यूमर है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है। कंज्यूमर 4 प्रकार के बता रखे हैं, हर्बीवोरस, कार्बीवोरस, ऑमनीवोरस और डिट्रीवोरस, जिसको हम डिटेल में बाद में पढ़ते हैं आगे। इकोसिस्टम आर कंट्रोल बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर, मतलब जो भी कोई इकोसिस्टम होता है उसको किसी भी जगह का इकोसिस्टम क्या होगा इसका जो निर्धारण है वो कुछ फैक्टर्स होते हैं आंतरिक व बाह्य, उनके द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब एक्सटर्नल फैक्टर तो जो भी क्लाइमेट है और जो वहाँ की मिट्टी है, वहाँ की बारिश है, वहाँ का टोपोग्राफी है, मतलब पेड़ कैसे हैं, वृक्ष कैसे हैं, इनके द्वारा कंट्रोल होता है। जबकि जो इंटरनल फैक्टर होते हैं वो निर्भर करते हैं कि किसी भी एरिया में या किसी भी क्षेत्र में वहाँ किस प्रकार की लोग रहते हैं या जाति रहती है, कौन से एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स किस प्रकार के हैं, वहाँ पे जो प्राकृतिक आपदाएं हैं या प्राकृतिक जैसे कितनी बारिश होती है, किस प्रकार का डिकम्पोजिशन होता है, सक्सेशन किस प्रकार से होता है, ये इन सब फैक्टर्स के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब इकोसिस्टम जो है वो 2 प्रकार के बताए गए हैं मेनली। एक तो होता है टेरेस्ट्रियल और एक एक्वेटिक। जो टेरेस्ट्रियली होता है उस पे ये एग्जिस्ट करता है लैंड पे और इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम और डेजर्ट इकोसिस्टम। और जबकि जो एक्वेटिक है उसको फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर। अब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम, एबायोटिक और बायोटिक के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? ये एक लिविंग कंपोनेंट होता है और इसमें जो बेसिक इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, सॉइल, वाटर, ऑक्सीजन और ऑर्गेनिक कंपोनेंट इसमें आते हैं। इसके साथ साथ ये तो केमिकल हुए,
फिज़िकल फैक्टर्स भी आते हैं, जैसे कि ह्यूमिडिटी हुई, वाइंड हुआ, वाटर हुआ, सोलर एनर्जी हुई, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। अब क्या होता है कि जो जो भी बायोटिक और एबायोटिक मैटर होते हैं, ये एक साथ या एनर्जी का जो फ्लो होता है वो बहुत आवश्यक है, और इसके द्वारा एनर्जी के फ्लो से ही जो एनर्जी है वो एक एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अब जो भी डेड पदार्थ, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे कोई भी एनिमल की डेथ हो गई है, वो अगर वातावरण में ऐसे ही पड़ा है तो उसकी जो बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर जो डिकम्पोज़र के द्वारा उसमें जितने भी ऑर्गन हैं उनको सेपरेट कर लिया जाए तो वापस एनवायरनमेंट में आ जाएंगे और इनको रीयूज़ कर लिया जाएगा। तो ये इसलिए एक साइकिल से चलती जाती है। तो by break down the dead organic matter, decompose releases carbon back to the atmosphere and facilitate, मतलब जो भी डेड ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर के जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसको वापस एटमॉस्फेयर में डाल दिया जाता है, और इस प्रकार से न्यूट्रिएंट साइकिलिंग जो होती है वो चलती रहती है, जिससे जो प्लांट्स होते हैं उनको जो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं वो उन्हें वापस से प्रोवाइड किया जाए, और बाकी जो एनिमल्स हैं उनको जो एनर्जी चाहिए होती है वो रिसाइकिल होती जाए। न्यूट्रिएंट साइकिल जो हमें बताता है ये एक चक्र के रूप में चलती रहती है, क्योंकि इन्वायरमेंट में जो भी पदार्थ है उसकी एक लिमिटेड मात्रा है, उनको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। जैसे कि वाटर साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इनको हम पढ़ रही हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में है न्यूट्रिएंट साइकिल्स। वाटर साइकिल, हमारी पृथ्वी पर जो वाटर का लेवल है वो निश्चित है, और जो पीने योग्य पानी है या यूज़ लेने वाले पानी है उसकी लिमिटेशंस हैं। अब जो पानी होता है वो इवेपोरेट होता है, वाष्पीकरण के द्वारा बादलों तक पहुंचता है, और बादल जो है बारिश के द्वारा वापस हम तक पहुंचा देते हैं। ये है कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल। कार्बन डाइऑक्साइड की जो इन्वायरमेंट में कंसंट्रेशन है वो 0.03% है, और इस कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ये एक साइकिल में काम करती हैं। जैसे सभी जीवों के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और CO2 को वापस इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाता है, जबकि जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 का उपयोग करते हैं और अपना जो फूड है उसको बनाते हैं, खुद यूज़ करते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं। और कुछ जो फैक्ट्रीज़ होती हैं या व्हीकल्स वगैरह होते हैं उनके द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया जाता है और वो एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है। ये एक नाइट्रोजन साइकिल है। नाइट्रोजन जो कि मृदा में उपस्थित है उसको एज इट इज़ पौधों या जीवों द्वारा उपयोग में नहीं लिया जाता, उसमें कुछ चेंजेस करने के पश्चात उसको उपयोग में लिया जाता है। जैसे कि एक जब बिजली कड़कती है तो बिजली के गरजने से जो नाइट्रोजन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है, और इसके पश्चात ये पौधों के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। इसके अलावा दूसरा जो है वो कुछ नाइट्रोबैक्टीरिया होते हैं कि पौधों की जड़ों में, मटर कुल के जो पौधे होते हैं उनके द्वारा भी पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराया जाता है। अब ये पेड़ पौधे जो हैं हमारे द्वारा या जो जीव जंतु उनके द्वारा खाए जाते हैं, जिससे नाइट्रोजन उनके शरीर में पहुंच जाती है और उनकी मृत्यु के पश्चात वो वापस एनवायरनमेंट में मिल जाती है। ये फॉस्फोरस साइकिल है। फॉस्फोरस जो साइकिल में फॉस्फोरस बॉडी के लिए आवश्यक है, क्योंकि जो DNA है उसका निर्माण फॉस्फोरस से होता है। फॉस्फोरस जो जितने भी जीव हैं उनके द्वारा, जैसे एक पक्षी है गुआनो, ये अपना जो एक्सक्रीशन होता है वो बहुत ही कंसंट्रेटेड करते हैं, और एक जगह है गुआना द्वीप जहाँ पर कि जो पक्षी है उनके द्वारा जो बीट की जाती है वो फॉस्फोरस की, और ये फॉस्फोरस पानी में आता है। पानी के थ्रू उनके जो एनिमल्स होते हैं उनमें पानी के जीवों में प्रवेश करता है। इसी प्रकार से जो मिट्टी में या अन्य पदार्थों में जो फॉस्फोरस होती है, रॉक फॉस्फोरस होती है, वो
पेड़ पौधों द्वारा ग्रहण की जाती है और पेड़ पौधों से ये हम तक पहुंचती है। ये एक इकोसिस्टम को दिखाता हुआ चित्र है। नेक्स्ट अब बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में सभी जीव शामिल हैं और ये सब जीव एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे कि सबसे पहले होते हैं हेट्रोट्रॉप्स, जो कि अपना खाना भोजन स्वयं बनाते हैं। वो सूर्य का प्रकाश, रॉ मटेरियल जैसे कि सूर्य का प्रकाश, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जल और ऑर्गेनिक मटेरियल का उपयोग करके कुछ अपने लिए स्टोर कर लेते हैं और कुछ का ये यूज़ कर लेते हैं इस प्रोसेस में। अब उसके बाद आते हैं हेट्रोट्रॉप्स, जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। इनमें कंज्यूमर और डिकम्पोज़र उपस्थित होते हैं। डिकम्पोज़र उसे कहते हैं जो कि जो भी मृत जीव होते हैं उनके उनसे जो पोषक तत्व होते हैं उनको वापस से इन्वायरमेंट में ऐड कराना या उसमें से रिलीज़ करना। इस चित्र में हम जो कंज्यूमर हैं उनकी अलग अलग कैटेगरी को देख सकते हैं। जैसे कि ये प्राइमरी कंज्यूमर है जो कि इन ग्रीन पेड़ पौधों पर उपस्थित रहते हैं। ये सेकेंडरी कंज्यूमर है जो कि इन फर्स्ट जो कंज्यूमर होते हैं हर्बीवोरस उनको खाते हैं। ये टर्सरी या टॉप कंज्यूमर है जो कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उनको अपना भोजन बनाते हैं। और इसको एक अन्य पिरामिड से बता सकते हैं, जैसे कि प्लांट है। प्लांट जो है हर्बीवोरस के द्वारा यूज़ में लिया जाता है। हर्बीवोरस को फिर प्रीडेटर द्वारा खाया जाता है और टॉप में टॉप प्रीडेटर होते हैं जिनको कि कोई नहीं खाता, जिनकी संख्या कम होती है। डिकम्पोजर की यहाँ प्रोसेस देखें। डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस बाय विच डेड ऑर्गेनिज्म सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सिंपल शुगर एंड मिनरल्स। मतलब डिकम्पोजिशन की ये एक प्रक्रिया है जिसमें कि जो मृत ऑर्गेनिक या मृत कार्बनिक जो पदार्थ है उसको छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, तोड़ा जाता है, जिससे कि जितने भी उसमें पदार्थ हैं वो एक सिंपल फॉर्म में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सिंपल शुगर, मिनरल्स आदि में डिवाइड हो जाए। द प्रोसेस इज़ अ पार्ट ऑफ अब ये जो प्रक्रिया है ये न्यूटन साइकिल के का ही पार्ट है, क्योंकि जो चक्र चलता है उसमें जो भी तत्व होते हैं वो एक सिंपल फॉर्म में भी अगर वातावरण में मिल जाए तो वो उपयोग में आ सकते हैं। अदरवाइज अगर डेड ऑर्गेनिज्म है वो वैसे ही एज इट इज़ रहेगा तो उसका कोई भी सब्सटेंस काम नहीं आएगा। न्यूटन साइकिल एंड इज essential for recycling the finite matter that occupy physical space in the biosphere. Bodies of living organisms being to decompose shortly after death. अब जो भी जीव है उसको डिकम्पोज करना बहुत आवश्यक है ताकि उसके जो पोषक तत्व है वापस एनवायरनमेंट में मिल सकें, अदरवाइज उसका कोई यूज़ नहीं है। Animals such as worms also help decompose the organic matter. ऑर्गेनिज्म जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इस तरह का काम करते हैं वो डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट उसी के अंदर एक टॉपिक फूड चेन है। फूड चेन मतलब ये एक चेन जैसे कि समझ में आ रहा है, एक श्रृंखला है जिसमें एक के बाद एक के बाद एक चीज़ें होती रहती हैं। तो ये फूड चेन के बारे में है। खाने व खाए जाने की प्रक्रिया को फूड चेन कहते हैं। इसमें द सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इज एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी। अ फूड चेन बीइंग्स with a producer, usually green plant or algae, that creates its own food through photosynthesis. In the typical predator food chain, अब ये तो एक फूड चेन स्टार्ट हुई जो कि हेट्रोट्रॉप्स के बाद जाएंगी, जैसे कि जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्राइमरी कंज्यूमर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर द्वारा खाए जाएंगे और सेकेंडरी कंज्यूमर्स को टर्सरी कंज्यूमर द्वारा खाया जाएगा, जिससे एनर्जी एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होगी। ये एक फ्लो डायग्राम से दिखाई दे रहा है
जिसमें कि अलग अलग एनिमल्स शो हो रहे हैं। ये है एक ग्रास जो कि एक प्रोड्यूसर है, अपना भोजन स्वयं बनाती है। इनको प्राइमरी कंज्यूमर द्वारा, जो कि एक हर्बीवोरस है, उसके द्वारा खाया जाता है। इनको सेकेंडरी कंज्यूमर द्वारा, सेकेंडरी को टर्शरी, और ये आगे लास्ट में इसको डिकम्पोज़र द्वारा यूज़ में लिया जा रहा है। ये एक सीरीज़ में है, श्रृंखला में है, इसलिए इसको फूड चेन कहा जाता है। अब फूड वेब भी है, जाल, मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक श्रृंखला में ही होगा। कोई भी जो जानवर है किसी दूसरे जानवरों के द्वारा भी खाया जाता है। अ सिस्टम ऑफ फूड चेन दैट आर इंटरलॉक्ड विद द वन अनदर। Unlike in a food chain, an organism in a food web can occupy several different tropical level. कोई भी एक जीव दूसरे केवल एक पर्टिकुलर जीव पर ही डिपेंडेंट नहीं रहता, वो दूसरे जीवों को भी खा सकता है। अब फूड वेब की जो डेफिनेशन है, अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड फूड चेन्स इन एन एनवायरनमेंट इज नोन एज फूड वेब। ये इस चित्र से बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शित हो सकता है। जैसे ये प्लांट्स है, वो जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो कोई भी हो सकते हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर भी एक नेट जैसी संरचना बना रही है, जो इस चित्र से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये प्रोड्यूसर्स हैं, और ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और ये टर्सरी, जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होता है? जो भी ये रिलेशनशिप है हर्बीवोरस, कार्निवोरस, प्रोड्यूसर्स आदि के बीच में, उनको हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा उनके मध्य रिलेशन को प्रदर्शित करते हैं। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स एंड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। ईच ऑफ द बार्स, जब उनमें बार्स होते हैं जो कि बताते हैं कुछ चीज़ों को, डिफरेंट चीज़ों को प्रदर्शित किया जाता है। ईच ऑफ बार्स दैट मेक्स अप द पिरामिड रिप्रेजेंट अ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल एंड देयर ऑर्डर विच इज़ बेस्ड ऑन हु ईट हूम, कौन किसको खा रहा है और एनर्जी का फ्लो किस प्रकार हो रहा है। हम यहाँ तीन जो पिरामिड है, तीन प्रकार के पिरामिड, उसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर, बायोमास और एनर्जी। सबसे पहले नंबर मतलब किसी भी इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर की संख्या कितनी है, या हर्बीवोरस की जो संख्या है वो कितनी है, और नेक्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर की संख्या कितनी है, सेकेंडरी की कितनी है। तो उनका जो नंबर है वो काउंट करके हमें इस तरह के एक पिरामिड में रखना है, जिसकी सबकी जो हाइट है, ये जो चौड़ाई है, ये तो सबकी बराबर होगी, लेकिन इनकी जो मतलब लंबाई, ये ठीक बिल्कुल बराबर रहेगी, ये जो चीज़ है। लेकिन जैसे जैसे ये ऊंचाई पे जा रहा है, उनमें नंबर जो है वो कम होता जाएगा। जैसे कि किसी भी इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर होते हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं, जो उनको खाने वाले होते हैं, उनकी संख्या उनसे प्रोड्यूसर से कम होती है। प्राइमरी कार्निवोरस जो होते हैं उनकी संख्या और कम होती जाती है। तो ये जो पिरामिड है या ग्राफ है, ये धीरे धीरे कम होता जाता है। नेक्स्ट है बायोमास। बायोमास मतलब उनका वेट, वजन। तो अगर हम एक ग्रासलैंड का पिरामिड देखें तो वो इस तरह का सीधा आता है, जिसपे कि ग्रास, जितनी भी ग्रास है उनको सबको इकट्ठा करके वेट लिया जाए तो वो सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी, ऐसे करते करते क्रमबद्ध घटता जाएगा उनका वजन। लेकिन अगर यही हम एक वाटर बॉडी का देखें, किसी जलाशय का या किसी भी समुद्र का या कहीं का भी, तो ये उल्टा आएगा, क्योंकि जो वहाँ पे जो छोटे जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर्स हैं उनका वेट कम होगा, और जो बड़ी फिशेस होती हैं, उनका मछलियाँ होती हैं, उनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है। तो ये ऐसा उल्टा पिरामिड बनेगा। एनर्जी का जो पिरामिड है वो हमेशा हमेशा सीधा ही बनेगा,
क्योंकि जो एनर्जी है वो जब नेक्स्ट लेवल पे जाती है तो वो कम हो जाती है, और जो उसका परसेंटेज है वो 10% कम होता जाता है। ये और अच्छे से सभी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं कि प्रोड्यूसर कौन हुए, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर का के बारे में बता रहे, और ये सब बता रहे हैं कि नंबर, बायोमास और एनर्जी का जो पिरामिड है वो इसी प्रकार से प्रदर्शित होता है। थैंक यू।